जय हिंद साथियों। जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 12 हिंदी साहित्य में चल रही अभिव्यक्ति और माध्यम की पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ मैंने अब तक काव्य शास्त्र से संबंधित जो टॉपिक थे उसको भी हल करवा दिया है, जिसमें काव्य गुण है, काव्य दोष है, छंद है, अलंकार है, ये सब मैंने हल करवा दिए हैं। आप उसे अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके भी हल कर सकते हो, अच्छी तरह से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आज की जो अपनी क्लास है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, इसलिए इसे आप बड़े ही तन्मयता के साथ देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि इस क्लास का फ़ायदा आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के साथ। पहला प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें आपका जो पहला प्रश्न है अभिव्यक्ति और माध्यम का, वो इस प्रकार है कि एक नाटक के मुख्यतः कितने अंक होते हैं। एक नाटक जो होता है उनके कितने अंक होते हैं ये आपको बताना है। तो बता दीजिए एक नाटक जो है उसके कितने अंक होते हैं। ए में लिखा हुआ है 2, 4, 5, 3। तो इसमें उत्तर होगा आपका 3। क्या लिखोगे? पहले का उत्तर लिखोगे 3, तो ये आपका उत्तर होगा 3 वाला। अगला प्रश्न है किसी भी विशेष स्थिति का अनुकरण कहलाता है। किसी भी विशेष स्थिति का जो अनुकरण है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगी? कविता कहलाएगी, नाटक कहलाएगी, कहानी कहलाएगी या निबंध कहलाएगी? तो आप इसका उत्तर लिखोगे नाटक कहलाती है। क्या कहलाती है? नाटक कहलाती है। आप बड़े ही तन्मयता के साथ इसे देखना, आपके यही प्रश्न हूबहू आपको बोर्ड में देखने को मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कविता का जन्म किस रूप में हुआ? तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कविता का जो जन्म हुआ है वो किस रूप में हुआ है? वाचिक रूप में, लिखित रूप में, मूक रूप में या इनमें से कोई नहीं? बताओ, देखें आपके अनुसार क्या उत्तर होने वाला है। इसका उत्तर बता देता हूँ, आपका वाचिक रूप में हुई है। तो कविता का जन्म किस रूप में हुआ है? वाचिक रूप में हुआ है। चौथा प्रश्न है कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है वो क्या चीज़ है? तो वो होगा आपका, क्या होगा बताओ, देखें, बिंब, छंद, शब्द, परिवेश। तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला जो उपकरण होगा वो आपका होगा शब्द। याद रह जाना चाहिए, इसका उत्तर शब्द होने वाला है। तो मैंने अब तक आपको जो उत्तर बताए हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्या क्या उत्तर बता दिए वो आपको पता होने चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न है कि कविता की आंतरिक लय बताया गया है। कविता की आंतरिक लय है वो किसे बताया गया है? शब्द को, अर्थ को, शब्द और अर्थ दोनों को, बिंब और छंद दोनों को। तो कविता की आंतरिक लय किसे बताया गया है ये आपको जवाब देना है। तो कविता की आंतरिक जो लय है वो बताया गया है बिंब और छंद को बताया गया है। किसको बताया है? बिंब और छंद है उसे कविता की आंतरिक लय बताया गया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। कौन होते हैं? शब्द, अर्थ, छंद और बिंब, रस और अलंकार। तो इसका जवाब दीजिए क्या होने वाला है छठे के अंदर? तो छठे के अंदर होगा आपका बिंब और छंद जो है वो कविता को क्या करते हैं? इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं, बिंब और छंद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए किस तरह की भाषा पर बल दिया था? तो सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए किस तरह की भाषा पर बल दिया था? तो लाक्षणिक भाषा, व्यंग्यपूर्ण भाषा, चित्रात्मक भाषा, अभिव्यंजनापूर्ण भाषा। तो बताओ, देखें 7 नंबर का क्या उत्तर होगा? 7 नंबर का उत्तर होने जा रहा है आपका, वो है आपका चित्रात्मक भाषा। कैसी भाषा पर बल दिया था? सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी कविता में चित्रात्मक भाषा पर बल दिया था। ये उत्तर आपको याद होना चाहिए कि सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए किस तरह की भाषा पर बल दिया। तो आपको जवाब देना है कि चित्रात्मक भाषा पर बल दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कविता के घटक किस से परिचालित होते हैं? कविता के जो घटक होते हैं वो किस से परिचालित होते हैं? शब्द और अर्थ से, बिंब और छंद से, रस और छंद से, परिवेश और संदर्भ से। आपको 8 नंबर का जवाब देना है।
तो कविता के घटक किससे परिचालित होते हैं? तो आपको जवाब देना परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। कविता के जो घटक होते हैं वो परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की किस मूल विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए? नाटक लिखते समय एक जो नाटककार होता है उनको नाटक की किस मूल विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए? तो आप बता दीजिए, भाषा को, समय का बंधन, अंक और संवाद। तो इसका 9 नंबर का उत्तर क्या होगा बताओ देखें। तो इसमें आपको मूल विशेषता जो होती है प्यारे बच्चों, आपका 9 नंबर में जो उत्तर होगा समय का बंधन। किसका ध्यान रखना है? समय का जो बंधन होता है उनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है नाटक बनाते समय। अगला प्रश्न आता है 10 नंबर कि नाटक के प्रत्येक अंक की कम से कम कितनी अवधि होनी चाहिए? नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि जो होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 47 मिनट, 48 मिनट, 46 मिनट, 45 मिनट। तो नाटक के प्रत्येक अंक की कम से कम जो अवधि है वो कितनी होनी चाहिए? तो आपको इसका जवाब देना है कितनी होनी चाहिए? 48 मिनट होनी चाहिए कम से कम 48 मिनट तो होनी ही चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि साहित्य की सभी विधाओं में नाटक के सबसे ज़्यादा निकट कौन सी रचना है? साहित्य की सभी विधाओं में नाटक के सबसे ज़्यादा निकट कौन सी रचना है? कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत या कविता? तो इसमें होगा आपका सबसे निकट जो रचना है वो कौन सी है? वो है कविता। क्या हो जाएगी इसके अंदर? कविता हो जाएगी। जो साहित्य की सभी विधाओं में नाटक के सबसे ज़्यादा निकट कौन सी रचना है? तो आपको जवाब देना है कविता। अगला प्रश्न है नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है? नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है? तो नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त जो माध्यम है वो बताना है। कथ्य, अंक, समय, संवाद। तो इसमें आपको जवाब देना है कि सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम जो होगा नाटक का वो होगा संवाद। अगर संवाद अपने पास नहीं है तो नाटक नहीं रचा जा सकता। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। साहित्य की सभी विधाओं में जीवंत माध्यम कौन सा है? साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उनमें से जीवंत माध्यम कौन सा है वो बताना है। कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास। तो इसमें जीवंत माध्यम कौन सा है? तो वो है आपका इसके अंदर नाटक। क्या हो जाएगा? नाटक है उस साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उन विधाओं में जीवित माध्यम है या जीवंत माध्यम है वो है आपका नाटक। नाटक एक ऐसा माध्यम है जिसमें पात्रों की आवश्यकता होती है और पात्र जीवंत अवस्था में होते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर जो प्रश्न आपका है वो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आपके लिए परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि साहित्य की सभी विधाओं में से कौन सी विद्या है जो वर्तमान काल में घटित होती है? साहित्य की बहुत सारी विद्याएं हैं, उनमें से कौन सी ऐसी विद्या है जो वर्तमान काल में घटित होती है? कविता, कहानी, संस्मरण, नाटक। तो इसमें आपको जवाब देना है जो वर्तमान काल में घटित होती है वो होता है नाटक। क्या होगा? नाटक होने जा रहा है। साहित्य की सभी विद्याओं में कौन सी विद्या वर्तमान काल में घटित होती है? तो वो होता है आपका नाटक। अगला 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे माना जाता है? कहानी का आपको केंद्रीय बिंदु बताना है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु है वो किसे माना जाता है? चरित्र चित्रण को, परिवेश को, कथानक को, विषय वस्तु को? तो किसे मानो को केंद्रीय बिंदु? तो कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है वो आपको मानना पड़ेगा कथानक को। कथानक अगर नहीं है तो कहानी बनाएगा कौन? कहानी कैसे बनेगी? कथानक के बगैर कहानी नहीं बनेगी। तो कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो होता है कथानक। कहानी का केंद्र बिंदु किसे मानोगे? कथानक को मानेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 16। कहानी को रोचक बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कहानी को रोचक बनाना है तो कौन सा तत्व जरूरी है ये आपको बताना है। तो कहानी को रोचक बनाने के लिए द्वंद्व जरूरी है या चरित्र चित्रण जरूरी है या संवाद जरूरी है या वातावरण और परिवेश जरूरी है? तो 16 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका कहानी को रोचक बनाने के लिए द्वंद्व जरूरी है। कहानी को रोचक बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? द्वंद्व की आवश्यकता होती है। आगे प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए कि कहानी को गति प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? कहानी को गति प्रदान करने के लिए कौन सा तत्व
है। द्वंद्व, संवाद, देश काल, परिवेश। तो 17 नंबर में बताना है कि कहानी को गति कौन प्रदान करेगा। संवाद हो गए तो कहानी को गति प्रदान होगी, अन्यथा कहानी को गति प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसी तरह बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। इस प्रश्नों को आप 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, इसी में से आपको बोर्ड में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न को कि कथानक को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है। कथानक जो होता है उसे आगे बढ़ाने का जो काम है वो कौन करता है। संवाद करता है, पात्र करता है, द्वंद्व करता है या परिवेश करता है। तो कथानक को आगे बढ़ाने का जो काम करता है वो आपका करता है द्वंद्व। कौन करता है? जो द्वंद्व होता है वो कथानक को आगे बढ़ाने का काम करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 19 नंबर। बच्चों ये जो प्रश्न आपका है कविता से संबंधित है कि कविता की संरचना का मूल तत्व कौन सा है। तो कविता की जो संरचना है उनका मूल तत्व बताना है। भाषा, शब्द, अर्थ, संवेदना। तो कविता की संरचना का जो मूल तत्व है वो क्या हो जाएगा आपका? संवेदना हो जाएगा। क्या होगा? संवेदना जो है वो कविता का मूल तत्व माना जाता है संरचना का। अगला 20 नंबर प्रश्न देखो, जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। जनसंचार के बहुत सारे माध्यम हैं, उसमें सबसे पुराना माध्यम कौन सा है ये बताना है। तो रेडियो, प्रिंट, टीवी, इंटरनेट। तो इसमें जो प्रिंट मीडिया जो थी ये सबसे पुराना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 21 की तरफ। समाचार की शुरुआत में कौन से 2 कक्कार होने चाहिए। समाचार की शुरुआत के अंदर कौन से 2 कक्कार होने चाहिए, क्योंकि कक्कारों की संख्या 6 होती है, परंतु शुरुआत में कौन से 2 कक्कार होने चाहिए। तो शुरुआत के अंदर आप देखोगे तो कौन से 2 कक्कार होने चाहिए। तो शुरुआत में क्या और कौन वाले कक्कार है ये शुरुआत में देखने को मिलते हैं। कौन था, क्या हुआ, ये चीज़ें सबसे पहले पूछते हैं समाचारों के अंदर। तो इसमें होगा कौन और क्या, कौन और क्या। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर जो प्रश्न है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पत्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसका जवाब आपको देना है। 2 प्रकार के होते हैं या 3 के, 4 के, 5 के। तो पत्रकार जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। इसे अच्छी तरह से याद करने हैं। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन में कितने कक्कार होते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि समाचार लेखन में 6 कक्कार होते हैं, जिसमें 2 शुरुआती कक्कार होते हैं, क्या और कब। आगे 24 नंबर प्रश्न है, समाचार को कितने भागों में बांटा गया है। समाचार जो होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो समाचार जो होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर समाचारों को बांटा जाता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि उल्टा पिरामिड शैली जो होती है वो निम्न में से किस सृजनात्मक लेखन में उपयोगी होती है। उल्टा पिरामिड शैली किस में उपयोगी होती है? तो उल्टा पिरामिड शैली जो होती है वो आपके समाचार लेखन में उपयोगी होती है। उल्टा पिरामिड शैली किस में उपयोगी होगी, कौन से सृजनात्मक लेखन में उपयोगी होगी? तो आपको जवाब देना है समाचार लेखन में उपयोगी होती है। अगला 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाएगा। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है वो क्या कहलाता है। तो उसे आप क्या बोलोगे? उसे बोलोगे आप फीचर। उसे क्या बोलोगे? फीचर कहलाता है। जो सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन हो, जो लेखन सुव्यवस्थित हो, सृजनात्मक हो, आत्मनिष्ठ हो, वो लेखन फीचर कहलाता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 27 की तरफ। बच्चों आपका जो 27 नंबर प्रश्न है यह एक मनोरंजक और सूचनात्मक लेखन है वो क्या कहलाता है। एक मनोरंजक और सूचनात्मक जो लेखन है वो क्या कहलाता है। तो वो भी आपका फीचर ही कहलाता है। जो मनोरंजक हो, जो सूचनात्मक हो, वो आपका फीचर कहलाता है। अगला प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। जो विशेष रिपोर्ट होती है वो कितने प्रकार की होती है, इसका जवाब आपको देना है। तो विशेष रिपोर्ट अगर पूछे आपसे कि भाई विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, तो आप इसका जवाब दोगे कि ये 4 प्रकार की होती है। विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। इसे आप गांठ बांध करके याद कर लीजिए, रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। 29 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में देखोगे तो 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं सबसे पहले
कि आमतौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए कौन सी रिपोर्ट लिखी जाती है। आमतौर पर भ्रष्टाचार अनियमितताओं को उजागर करने के लिए कौन सी रिपोर्ट है वो लिखी जाती है। तो आपको इसका जवाब देना है 29 नंबर का कि कौन सी रिपोर्ट लिखी जाती है। तो वो रिपोर्ट होती है आपकी खोजी रिपोर्ट। वो कौन सी रिपोर्ट होती है? खोजी रिपोर्ट होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 30 नंबर। अखबार में जनमत को प्रकट करने वाला माध्यम बताना है। अखबार के अंदर जनमत को प्रकट करने वाला माध्यम कौन सा है? तो अखबार में जनमत को प्रकट करने वाला माध्यम कौन सा कहलाएगा? वो होगा संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र जो है वो जनमत को प्रकट करने वाला माध्यम है। इसी कड़ी में अगला जो प्रश्न आपका है कि एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन से गुण होने चाहिए। एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता है, इंटरव्यू लेने वाला जो होता है, तो उसमें कौन से गुण होने चाहिए। तो इसका जवाब आप क्या दोगे? वो होना चाहिए धैर्यशील होना चाहिए, कूटनीतिज्ञ होना चाहिए और संवेदनशीलता के गुण भी होने चाहिए। इस तरीके से उसके अंदर ये सभी गुण होने चाहिए। ये तीनों गुण हैं एक साक्षात्कारकर्ता में होने चाहिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। 32 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है संवाददाताओं के बीच उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर काम का विभाजन क्या कहलाता है। संवाददाताओं के बीच उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर काम का जो विभाजन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका बीट। क्या कहलाएगा? बीट कहलाता है। ये परिभाषा है बीट की। अगर पूछे बीट किसे कहते हैं, बीट से क्या तात्पर्य है, तो यही परिभाषा आपको लिखनी है कि संवाददाताओं के बीच उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर काम का विभाजन जहां होता है वो बीट कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 33 नंबर। तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर किस माध्यम में दिया जाता है। तथ्यों की खोज व विश्लेषण पर जोर है वो किस माध्यम में दिया जाता है। तो इसका जवाब आप दोगे ये सब काम होता है विशेष रिपोर्ट के अंदर। तो आपका इसमें ऑप्शन विशेष रिपोर्ट वाला है वो सही होने जा रहा है। तो तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर किस माध्यम में दिया जाएगा? विशेष रिपोर्ट में दिया जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 34 नंबर। अच्छे लेखन के लिए आवश्यक नहीं है। क्या चीज़ आवश्यक नहीं है अच्छे लेखन के लिए, ये आपको बताना है। अच्छे लेखन के लिए क्या चीज़ आवश्यक नहीं है, तो आपको इसका जवाब देना है अच्छे लेखन के लिए क्या चीज़ आवश्यक नहीं है। आम बोलचाल की भाषा अच्छे लेखन के लिए जरूरी है। वाक्यों की जटिलता अच्छे लेखन के लिए आवश्यक है और लेखन में कसावट है अच्छे लेखन के लिए आवश्यक नहीं है। लेखन में विविधता क्या नहीं होगी? लेखन में जो विविधता है ये आवश्यक नहीं है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 35 की तरफ। 35 नंबर जो प्रश्न होगा आपका वो पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप कौन सा है। तो पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना जो रूप है वो होगा आपका समाचार। वो क्या हो जाएगा? समाचार है। अगला प्रश्न है किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। कौन सी रिपोर्ट में छानबीन की जाती है ये आपको बताना है। तो इसका 36 नंबर का जो जवाब होगा वो होगी रिपोर्ट कौन सी? इन डेप्थ रिपोर्ट। उसका नाम होगा इन डेप्थ रिपोर्ट, जिसमें तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है, इन डेप्थ रिपोर्ट में की जाती है। आगे 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं अपन। आपका 37 नंबर जो प्रश्न है वो अखबार की आवाज़ माना जाता है। किसे माना जाता है? अखबार की आवाज़। अखबार की आवाज़ है वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है संपादकीय को। किसे? जो संपादकीय होता है उसे अखबार की आवाज़ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। 38 नंबर जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि आमतौर पर विचारपरक लेख अखबार के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। आमतौर पर आप देखोगे तो जो विचारपरक जो लेख होते हैं वो अखबार के कौन से पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं? तो वो अखबार के संपादकीय पृष्ठ जो होता है उसके ऊपर प्रकाशित होते हैं। अखबार के कौन से पृष्ठ पर? संपादकीय पृष्ठ पर अंकित होते हैं। नए अंतिम में हो गए
न दूसरे में होंगे न मुख्य पृष्ठ पर होंगे, सिर्फ और सिर्फ संपादक की जो पृष्ठ होता है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। निम्न में से विचारपरक लेख नहीं है, कौन सा है विचारपरक लेख नहीं है? तो आपको इसका जवाब देना है फीचर जो है वो विचारपरक लेख नहीं होता है। बाकी आप देखोगे संपादक की विचारपरक लेख है, लेख टिप्पणी ये सब विचारपरक लेख में आते हैं। इसी तरह जो अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित जो आपके विकल्पात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें 2 से 3 जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं 39 प्रश्नों में से आपको देखने को मिलने वाले हैं। और एक प्रश्न आपका इसमें आता है, 1 या 2 प्रश्न इसमें आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं वो आपको पढ़ने हैं। पहला लघुत्तरात्मक प्रश्न देख लेते हैं कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। ये 2 हैं, इसमें से अंतर आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है विशेष लेखन क्या है, संक्षेप में आपको बताना है। तीसरा है सामान्य लेखन और विशेष लेखन में क्या अंतर है, ये और प्रश्न है। चौथा है यदि आपकी बीट राजनीति है तो आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए या किस तरह की तैयारी करने की आवश्यकता है। पांचवा है विशेष लेखन में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं। छठा है कि विशेष लेखन की भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए। विशेष लेखन के कोई 5 क्षेत्रों के नाम बताइए। 7 प्रश्न मैंने बताए। अब 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, वह पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। संवाददाता व रिपोर्टर किसे कहते हैं तथा उनकी अखबार में क्या भूमिका होती है, इससे संबंधित जवाब भी आपको देना है। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के बारे में आपको बताना है। समाचार लेखन में कितने कारों का प्रयोग होता है, इनके महत्व को प्रतिपादित करना है। फीचर और समाचार में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। फीचर क्या है, इनकी भाषा शैली पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। फीचर लेखन प्रक्रिया को संक्षेप में लिखना है। फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। विशेष रिपोर्ट क्या होती है, उनके भेद क्या होते हैं। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है और क्यों माना जाता है, ये भी आपको करने होंगे। 18वां है स्तंभ लेखन क्या होता है, संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। 19 नंबर पे है संपादक ने नाम पत्र जनमत को प्रतिबिंबित करता है कैसे, और लिखिए। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये लिखना है। साक्षात्कार लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कविता की आंतरिक लय किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। कविता का मूल तत्व संवेदना को क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। कविता लेखन के पहले उपकरण शब्द के महत्व को रेखांकित कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा पर अत्यधिक बल क्यों दिया, ये बताना है। छंद के अनुशासन की जानकारी सभी कवि के लिए जरूरी है और क्यों है। 27 नंबर हो गए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28। 28वां प्रश्न है नाटक लेखन में समय का बंधन क्यों होता है। नाटक लेखन में समय का बंधन क्यों आवश्यक है। 29 नंबर प्रश्न है नाटक में कथ्य के महत्व को सिद्ध कीजिए। 30 नंबर प्रश्न है नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। नाटक में द्वंद्व और प्रतिरोध अति आवश्यक है। द्वंद्व जरूरी है, प्रतिरोध जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे माना गया है, तर्क सहित विचार उत्तर लिखिए। कथानक क्या है, संक्षेप में लिखिए। कहानी में द्वंद्व तत्व के महत्व को रेखांकित कीजिए। कहानी में देश काल व स्थान का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए, लिखना है। कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कहानी में क्लाइमैक्स क्या है, स्पष्ट कीजिए। इंट्रो से आप क्या समझते हैं, ये भी बताना है। कविता रचना में परिवेश का क्या महत्व है। मीडिया की भाषा में विशेष लेखन किसे कहते हैं। मीडिया की भाषा में डेस्क किसे कहते हैं। इन डेप्थ रिपोर्ट किसे कहते हैं। फीचर लेखन का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। पत्रकारी लेखन और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है, ये बताना है। पात्र और चरित्र कहानी के विकास में क्या योगदान देते हैं, स्पष्ट कीजिए। नाटक को अन्य विद्याओं से अलग क्यों माना गया है, ये बताना है आपको। कहानी मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का भी माध्यम है, कैसे है। तो ये आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न मैंने बता दिए 47। ये 47 प्रश्न जो हैं यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों में से आपके जो 2 प्रश्न आते हैं वो आने वाले हैं, इसलिए आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छी तरह से 2 से 3 बार इनसे संबंधित जो उत्तर हैं उसको हल करोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे। और जो ऊपर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए उनमें से 2 प्रश्न आने वाले हैं और 3 प्रश्न उसमें से आएंगे और 2 प्रश्न आपके इनमें से आने वाले हैं। 5 प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी तरह
आपकी क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली आपकी कक्षा 12 की अन्य क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगली क्लास आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।